Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss SSC selection post phase 13 exam क्वेश्चन ऑफ 25 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज का जो कि एग्ज़ाम आपका चल रहा है तो उसी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपका 25 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते बिना किसी देरी के। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो वहाँ से भी ज्वाइन होकर आप लोग रीड आउट कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? हु हैज़ द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा? The president of India has the power to dissolve the Lok Sabha. According to Article 83(2) of the Constitution, the Lok Sabha is dissolved after the completion of 5 years from the date of its first sitting. In such a situation, elections are held to elect new MPs. The president, on the advice of Prime Minister, can also dissolve the Lok Sabha earlier. It can also be dissolved if the president feels that no viable government can be formed after resignation or fall of government। यानी भारत के राष्ट्रपति के पास जो कि लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 83(2) के अनुसार लोकसभा की पहली बैठक के 5 वर्ष पूरे होने पर उसे भंग कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में नए संसदों के चुनाव के लिए चुनाव कराया जाता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को पहले भी भंग कर सकते हैं। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि किसी सरकार के त्यागपत्र या पतन के बाद कोई व्यवहार सरकार नहीं बन सकती तो इसे भंग किया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर राष्ट्रपति जो कि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है? विच प्लेनेट इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार और द इवनिंग स्टार? तो वेनस यानी शुक्र को जो कि कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा वेनस इज ऑल्सो नोन एज द मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। इट इज़ द सेकेंड प्लानट फ्रॉम द सन एंड द समटाइम्स कॉल्ड अर्थ सिस्टर प्लेनेट बिकॉज ऑफ इट्स सिमिलरिटीज विथ अर्थ इन द टर्म ऑफ साइज मास etc. इट इज़ easily visible during sunrises and sunset and is the third brightest planet after the sun and the moon। यानी शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के रूप में भी जो कि जाना जाता है। यह सूर्य से दूसरा ग्रह है और आकार, द्रव्यमान आदि के मामले में पृथ्वी के साथ की समानता के कारण कभी कभी इसे अर्थ सिस्टर प्लेनेट कहा जाता है। यह तब आसानी से दिखाई देता है जब सूर्योदय और सूर्यास्त होता है और सूर्य और चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे चमकीला ग्रह जो कि आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका भारत में मथुरा कला शैली का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? मथुरा स्कूल ऑफ द आर्ट्स वाज स्टार्टेड इन इंडिया बाय होम? तो कुषाण द्वारा जो कि स्टार्ट किया गया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आयुष्मान भारत योजना का संबंध किससे है? व्हाट इज आयुष्मान भारत योजना रिलेटेड टू? तो आयुष्मान भारत योजना की बात कर ले। लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर इन सितंबर 2018, आयुष्मान भारत योजना एम्स टू cater to 50 crore beneficiaries. It's provided health cover of 5 lakh to family living below the poverty line. The health cover is free as the annual premium is paid by central and state government in the ratio of 60:40। प्रधानमंत्री द्वारा सितंबर 2018 में जो कि शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य 50 करोड़ लाभार्थियों को पूरा करना है। यह गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार को 5 लाख का स्वास्थ्य कवर प्रदान करता है। स्वास्थ्य कवर फ्री है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 60:40 में जो कि वार्षिक प्रीमियम का भुगतान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका मथुरा कला किससे प्रभावित है? मथुरा आर्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट? तो द स्टाइल दैट डेवलप इन मथुरा in western Uttar Pradesh was called the Mathura art style. The style, which progressed from the first century of Christ, gained an superior position among the sculpture styles of North India in the times to come. The best sculpture of the Gupta period is considered to be the developed form of Mathura style. The sculpture made here were sent to Taxila and Central Asia in the West and
सरस्वती एंड सारनाथ इन द ईस्ट, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मथुरा में जिस शैली का विकास हुआ उसे मथुरा कला शैली के नाम से जो कि पुकारा गया है। ईसा की पहली सदी से प्रगति करती हुई शैली ने आगे आने वाले समय में उत्तर भारत की मूर्तिकला की शैलियों में श्रेष्ठ स्थान जो कि प्राप्त किया। गुप्त काल की श्रेष्ठ मूर्तिकला को मथुरा शैली का जो कि विकसित स्वरूप माना गया है। यहाँ की बनी हुई मूर्तियाँ पश्चिमी से तक्षशिला मध्य एशिया तथा पूरब से सरस्वती और सारनाथ तक भेजी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका ब्रिक्स का काम क्या होता है, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ ब्रिक्स। तो ब्रिक्स की बात कर ले, इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ अ ग्रुप ऑफ द वर्ल्ड 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमिक्स, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू द प्रमोट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल कोऑपरेशन अमॉन्ग दीज कंट्रीज। ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया का 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक समूह है। इसका मुख्य उद्देश्य इन देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देना आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC में कौन सा देश शामिल है। विच कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो द इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर includes the following major countries: India, the United States, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, the European Union, Italy, France and Germany. These countries signed a memorandum of understanding to establish the corridor during the G20 summit in New Delhi. तो आपका ये सभी देश जो कि आपका शामिल है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो भी पूछा होगा, या मैच ऑफ द फ्लोइंग पिक आउट वन में जो भी पूछा होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। द इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर इज अ नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कंसिस्टिंग ऑफ रेलवे लाइन्स एंड सी लेन्स टू प्रमोट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बिटवीन एशिया, द अरेबियन गल्फ एंड यूरोप। द प्रोजेक्ट एम्स टू इंटीग्रेट इंडिया, यूरोप, द मिडल ईस्ट थ्रू द UAE, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल एंड द यूरोपियन यूनियन। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा में सदस्य देश है। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूरोपीय संघ, इटली, फ्रांस और जर्मनी। इन देशों ने नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान इस गलियारे की स्थापना हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर एशिया, अरब की खाड़ी और यूरोप के बीच आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए रेलवे लाइनों और समुद्री लेन से युक्त परिवहन गलियारों का एक नेटवर्क है। इस परियोजना का उद्देश्य UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल और यूरोपीय संघ के माध्यम से भारत और यूरोप मध्य पूर्व को एकीकृत करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उज्ज्वल योजना किससे संबंधित है। व्हाट इज उज्ज्वल योजना रिलेटेड टू। तो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ LPG कनेक्शन टू सोशली बैकवर्ड क्लासेज, यानी सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए रसोई गैस कनेक्शन का निःशुल्क वितरण जो कि आपका से संबंधित है। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना इज एन MBTC सोशल वेलफेयर स्कीम लॉन्च बाय द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ऑन 1 मई 2016 फ्रॉम बलिया, उत्तर प्रदेश। अंडर द प्रधानमंत्री Ujjwala Yojana, the government aims to provide LPG connection to BPL family in the country. The scheme aims to replace unclean cooking fuel, which are mostly used in rural India, with cleaner and more efficient LPG। यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना की बात कर ले जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया से 1 मई 2016 को नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा जो कि शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी सामाजिक कल्याण योजना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सरकार का उद्देश्य देश के BPL परिवारों को LPG कनेक्शन प्रदान करना है। योजना का लक्ष्य खाना पकाने के अशुद्ध ईंधन जो ज़्यादातर ग्रामीण भारत में इस्तेमाल होती हैं और स्वच्छ और आर्थिक कुशल रसोई गैस से प्रतिस्थापित करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शास्त्रीय संगीत में देश वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। देश इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज इन क्लासिकल म्यूजिक। तो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज इन द क्लासिकल म्यूजिक, जैसे कि सितार, सरोद, तबला, शहनाई, फ्लूट, संतूर, सारंगी, वीणा, मृदंग एंड वायलिन
आर सम ऑफ द मेजर इंस्ट्रूमेंट। तो जो भी होगा आपका ऑप्शन में जो भी होगा आपका ये सभी उससे राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी शास्त्रीय संगीत में कई वाद्य यंत्रों का जो कि उपयोग किया जाता है, सितार, सरोद, तबला, शनाई, बांसुरी, संतूर, सारंगी, वीणा, मृदंगम और वायलिन कुछ प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका द 5th खेलो इंडिया गेम्स, इंडिया यूथ गेम्स 2022 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन डेस इन 2023, यानी 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 में देश में आयोजित किया गया था। तो मध्य प्रदेश में जो कि आपका आयोजित किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी ईयर वंस आर द एशियन गेम्स हेल्ड, यानी एशियाई खेल कितने वर्षों में एक बार आयोजित होते हैं। एशियाई खेल जो कि हर 4 साल में आयोजित होते हैं, इसका मतलब है कि खेलों के प्रत्येक संस्करण के बीच 4 साल का अंतराल होता है। द एशियन गेम्स आर हेल्ड एवरी 4 ईयर, दिस मीन्स देयर इज अ 4 ईयर इंटरवल बिटवीन ईच एडिशन ऑफ द गेम्स। तो 4 ईयर जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं द फर्स्ट एडिशन ऑफ एशियन गेम्स वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली ऑन 8 to 11 मार्च 1951, यानी एशियाई खेलों का पहला संस्करण 8 से 11 मार्च 1951 को नई दिल्ली में जो कि आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस। तो आपका उत्तर प्रदेश जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु रोट द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक, यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो कि आपका है, तो राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल 29 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स विच ऑफ द फ्लोइंग राइट्स। तो रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, यानी अल्पसंख्यकों के हितों में संरक्षण संबंधी जो कि आपका ऑप्शन में दिया गया होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 29 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ राइट टू, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 यह अधिकार प्रदान करता है कि एनी क्लास ऑफ सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ द इट्स ओन सेल हैव द राइट टू प्रिजर्व इट। भारत के क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों का कोई भी वर्ग या कोई भी भाग जिसकी एक अलग भाषा, लिपि या अपनी संस्कृति हो, उसे स्वयं को संरक्षित करने का अधिकार जो कि है आपका। वही नो सिटीजन शेल बी डिनाइड एडमिशन इन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द स्टेट और रिसीव एड्स आउट ऑफ स्टेट फंड ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज एनी ऑफ देम, यानी राज्य के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश के लिए किसी भी नागरिक को नकारा नहीं जाएगा या केवल धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर राज्य निधि से सहायता प्राप्त होगी। तो ये रहा जो कि आपका आर्टिकल 29 से जो कि रिलेटेड आपका अधिकार रहा। तो ये रहा क्वेश्चन जो कि आपका जीके जीएस के इतने ही क्वेश्चन जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में मिल पाए हैं। बाकी इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से भी ज्वाइन होकर पीडीएफ रीड आउट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।